हेलो एवरीवन, आज है 5 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। देखिए 2 से 2.5% की आज हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है और ये गिरावट आना लाजमी थी, क्योंकि देखिए मार्केट अगर हम देखें तो आज गिरावट का रुख अपनाए बैठा है। और दूसरी बात, यस बैंक में 2-3 ऐसी खबरें निकल कर भी आई है जो कहीं ना कहीं इनको परेशान कर सकती है। तो वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते। तो यस बैंक का शेयर 12 रुपये 40 पैसे का है और जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आई है वो ये है कि भैया एक और डिफॉल्ट देखने को मिला है। गौतम थापर को अरेस्ट कर लिया गया है, जिन्होंने यस बैंक से 515 करोड़ रुपए का लोन लिया था और लोन चुकाया नहीं, और इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के भी कुछ केसेस लगे हुए हैं। तो चीज़ें अच्छी नहीं है। अब देखिए, द प्रमोटर ऑफ अवंत ग्रुप वॉज अरेस्टेड बाय ईडी in connection with alleged money laundering case. Thapar was arrested by authorities under the Prevention of Money Laundering Act on 3rd August following raids were conducted by ED in Mumbai and Delhi according to the PTI report. तो भैया डेफिनेटली मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अरेस्ट हुए हैं ये। और इतना ही नहीं, अगर हम बात करने जाए, the arrest of Thapar seems from an issue that goes back as far as 2017 when he allegedly acquired a loan of rupees 550 crore from Yes Bank। 2017 में इनको लोन मिला था, ठीक है। तो ये भैया हो गया राणा कपूर वाला मामला, क्योंकि तब राणा कपूर थे यहाँ पर। द लोन वॉज डिफॉल्टेड ऑन 2019। 17 में लोन लिया और 2019 में भैया डिफॉल्ट भी कर लिया उन्होंने, मतलब पैसा नहीं चुकाया उसके बाद। एडेड टू द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई हैज फाइल्ड अ केस अगेंस्ट अवंत रियल्टी लिमिटेड, थापड़ एंड अदर फॉर allegedly चीटिंग द बैंक ऑफ रुपीज 466 करोड़ बिटवीन 2017 एंड 19। अब यहां पर बात की तो भैया तब राणा कपूर ही थे यहाँ, अब वहां पर तो देखिए यहाँ पर सीबीआई ने अलेज भी किया है कि राणा कपूर टर्न अ ब्लाइंड आई टुवर्ड्स द लोन एंड डिफॉल्ट्स ऑफ द सेम बाय थापड़ कंपनीज ड्यू टू सपोज किकबैक्स दैट कपूर वाज रिसीविंग। तो यहाँ पर यही सारी चीजें हैं कि भैया पैसा लिया और चुकाया नहीं। इन सेड केस दैट वर डिफॉल्ट ऑफ रुपीज 2435 करोड़। अब यहां पर देखेंगे तो यस बैंक ने भैया सस्ते दाम पर इनको लोन भी दिया हुआ था। तो ये सारी चीजें हैं। पहली चीज तो भैया आ गई इनके लोन को लेकर कि भैया एक और डिफॉल्ट हुआ है और ईडी ने भैया इनको गिरफ्तार भी करने के लिए, मतलब अरेस्ट भी कर लिया है। दूसरी खबर ये है भैया, वो है वोडाफोन को लेकर। वोडाफोन में से जो कुमार मंगलम बिरला है उन्होंने स्टेप डाउन किया है, उसके बाद शेयर एक झटके में टूटा था, फ्री फॉल आया था, संभलने की कोशिश अभी भी नहीं है। आज भी 14 से 15% की गिरावट है। और यहाँ पर वोडाफोन आइडिया में भी अगर हम देखें तो बहुत सारी बैंक का एक्सपोजर है, जिसमें यस बैंक का भी 4000 करोड़ रुपए है यहाँ पर, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर वोडाफोन आइडिया स्ट्रगल करती है, देखिए बैंक ने भैया मीटिंग बुलाई है कि भैया डिस्कस करते कि क्या करना है इसका, ठीक है, क्योंकि देखिए दिक्कत है वोडाफोन आइडिया को, और जब से उससे बाहर नहीं निकलेंगे तब तक इनके लिए परेशानी है। और यस बैंक का भी यहाँ पर 4000 करोड़ रुपए अटका हुआ है, फंसा हुआ है। तो यस बैंक के बारे में अगर हम बात करें तो 12.5 रुपए का ये शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में लगातार टूटा है, 8% की गिरावट है। और जब ऐसी खबरें आती है कि भैया इस कंपनी ने डिफॉल्ट कर लिया, अब ये कंपनी भी डिफॉल्ट कर रही है, वोडाफोन आइडिया में भी दिक्कत चल रही है, पैसा मिलेगा कि नहीं वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट जरूर पड़ता है शेयर के ऊपर। 8% की गिरावट है। एक साल में अगर हम देखें तो एक साल में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है। 3.5% की गिरावट है और लगातार ये टूट रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। 3 साल की अगर हम बात करें तो यस बैंक पिछले 3 सालों में 96% की गिरावट लेकर बैठा हुआ है। देखिए काफी लोग पूछते हैं कि क्या यस बैंक बर्बाद हो जाएगा, तो जी नहीं, यस बैंक बर्बाद नहीं होगा। जो भी डिफॉल्ट निकल रहे हैं वो पुराने लोन बुक के हैं, मतलब जो 2017 में जिनको लोन दिया, 12 में दिया, 15 में दिया, 16 में दिया, 17-18 में दिया, वो पुरानी लोन बुक है। उसके बाद अगर हम देखें तो यस बैंक का पिछला साल हमने देखा कि भाई किस तरीके से यस बैंक क्राइसिस आया था
और किस तरीके से एसबीआई ने यहाँ पर इंटरवीन किया और यस बैंक को बचा लिया, ठीक है, वो हमने देखा था उस वक्त। और एक चीज़ यहाँ पर यह भी है कि यस बैंक डूबने वाला तो बिल्कुल भी नहीं। तो अगर काफ़ी लोगों के दिमाग में यह है कि क्या यस बैंक डूब जाएगा, तो जी नहीं, डूबेगा नहीं यस बैंक। अगर डूबना होता तो भैया एसबीआई अपना इतना रिसोर्सेज बर्बाद नहीं करती। और दूसरी बात ये कि अच्छी खासी फंड रेजिंग यस बैंक ने उसके बाद करी है। पहले तो भैया बैंकों ने अपना हाथ बढ़ाया, एसबीआई ने तो भैया डेफिनेटली इसको बचा लिया, लेकिन 10,000 करोड़ की फंड रेजिंग तब हो गई थी। एफपीओ के जरिए दोबारा एक और फंड रेजिंग हुई थी 15,000 करोड़ की, कुल मिलाकर हो गए 25,000 करोड़, ठीक है। अभी एक और फंड रेजिंग बैंक करने वाला है तकरीबन 10,000 करोड़। अब किस तरीके से होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो नया पैसा आया है, ठीक है, बैंक में, उस नए पैसे को काफ़ी सोच समझ के खर्च किया जा रहा है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। नेगेटिव चीज़ अगर हम देखें तो बहुत सारी है यहाँ पर, कि देखिए यस बैंक में जो एक सबसे बड़ी नेगेटिव चीज़ मुझे लगती है, सबसे बड़ी, वो ये है कि बहुत सारे शेयर्स की डंपिंग हुई है, बहुत सारे शेयर्स। अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो वोडाफोन आइडिया की अगर हम बात करें तो वो 2,750 करोड़ शेयर्स वोडाफोन आइडिया के मार्केट में घूम रहे हैं। और यस बैंक उसके बाद दूसरे नंबर पर है, उसके शेयर है 2,500 करोड़ के आसपास। तो बहुत सारे शेयर्स यहाँ पर बढ़े हैं जो इन्होंने बांटे थे। मतलब जो यस बैंक क्राइसिस आया था 10 रुपए के भाव पर, एफपीओ लॉन्च किया था तब भी बहुत सारे शेयर्स आए थे, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा शेयर का डाइल्यूशन देखने को मिला था। और ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर यही है। आप खुद सोचिए कि कोई शेयर किसी कंपनी के, मान लीजिए कि अगर मार्केट में 100 करोड़ शेयर है तो उसकी प्राइस डेफिनेटली ज़्यादा रहेगी, क्योंकि कम शेयर्स हैं और खरीदने वाले ज़्यादा है, क्वांटिटी कम है, खरीदने वाले ज़्यादा है। और दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पर ये देखें कि भैया 2,500 करोड़ शेयर, तो इतने ज़्यादा शेयर है, इतने ज़्यादा शेयर्स हैं कि कहीं ना कहीं शेयर को अगर ऊपर जाना होगा तो सबका माइंडसेट एक ही चाहिए होगा कि भैया सबको खरीदना है। तो वो एक चीज़ यहाँ पर बनती है कि यस बैंक, देखिए मुझे लगता है कि बैंक बुरा नहीं है, खास आगे अभी की मैं बात करूँ, रिसेंट सिचुएशन की मैं बात करूँ, पुराने वक्त को मैं देखूँ तो भैया बहुत बुरा था ये बैंक। मतलब जो एक साल हमने देखा है यहाँ पर बहुत बुरा था। यस बैंक में मैंने यही कहा था कि 12 रुपए के आसपास मिलता है तो वहाँ पर बाइंग के मौके बनेंगे, क्योंकि एक स्ट्रांग सपोर्ट 12 रुपए के आसपास का है। लेकिन जो मौका बनेगा वो उन लोगों के लिए बनेगा जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब 3-4 साल के लिए जो इन्वेस्टेड के लिए तैयार हो, ठीक है, जिनमें पेशेंस हो कि हाँ भैया मैं रुकूंगा इतने साल के लिए, वो ही यहाँ पर पैसा लगाइए। 2-3 महीने का अगर आपका आउटलुक है तो यस बैंक तब मुझे उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता है। 2-3 महीने में कोई बड़ा चमत्कार नहीं होने वाला है। इस बार Q1 के रिजल्ट आए थे और बहुत ही अच्छे थे। 206 करोड़ का इन्होंने मुनाफा कमाया था, जो बहुत अच्छा था, क्योंकि पिछले क्वार्टर में इनको 3,800 करोड़ का नुकसान हुआ था। तो 206 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो बेहतर था। और अगर इसी तरीके से यस बैंक कंटिन्यूअस 2-3 क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट दिखाता है तो याद रखिए एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आएगा और शेयर में तेजी भी आपको लॉन्ग टर्म में ज़रूर देखने को मिलेगी। ओवरऑल यस बैंक मुझे पसंद आता है, नो डाउट, लेकिन मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पसंद आता है। और 12 रुपये से महंगा मैं नहीं खरीदूंगा। 12 रुपये के आसपास मिलता है तो मैं यहाँ पर बाइंग के लिए जा सकता हूँ। एक और चीज़, किसी एक प्राइस पे बहुत सारे शेयर्स मैं कभी भी नहीं खरीदूंगा, मैं टुकड़ों में खरीदारी यहाँ पर करूंगा। मतलब मुझे 1000 खरीदने होंगे, मैं 200 खरीदूंगा, 2 रुपये नीचे जाएगा और क्वांटिटी ऐड करूंगा, 1-2 रुपये नीचे जाएगा और क्वांटिटी ऐड करूंगा। इस तरीके से ही मैं यहाँ पर प्ले करूंगा। किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर में बिल्कुल भी नहीं खरीदूंगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।